हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट यानी विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आज हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। यानी क्या कहा गया है कि जब भी हम किसी तार को, ठीक है, कोई जो तार है, ठीक है, उसे कनेक्शन किया गया है, उसे परिपथ से जोड़ा गया है और फिर स्विच ऑन करते हैं तो उस तार के पास रखे गए कंपास की जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आपसे पूछा गया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, जैसे कि एक तार है, उसको अगर हम किसी परिपथ से जोड़ते हैं और फिर स्विच को ऑन करते हैं तो धारा उससे प्रवाहित होती है। अब जब धारा किसी भी कंडक्टर से या कोई भी तार है उससे प्रवाहित होती है, ठीक है, इस तरीके से आपका कनेक्शन है, तो धारा क्या हो रही है, इससे प्रवाहित हो रही है। तो जब इस तार से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाता है इसके चारों तरफ, चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या होता है, जब भी किसी मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रखा जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है वो भी एक चुंबक की बनी होती है। ठीक है, वो भी एक चुंबक की बनी होती है, जिस कारण ये जो सुई है ये अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि हम इसे कहाँ रख रहे हैं, वायर या तार के पास, और ये तार क्या कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। कोई भी तार या कंडक्टर जिससे धारा प्रवाहित होती है वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसके चारों तरफ। तो हम जब भी कंपास को इसके पास लेके आते हैं तो कंपास अपनी पोजीशन से या उसकी जो सुई है वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, जो कि जो ये मैग्नेट है या जो इसकी सुई है, इसके इस तार के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है उसके प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जो आपकी मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास होता है, इसकी जो सुई है ये किसी करंट कैरिंग वायर या कोई तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है उसके पास अगर रखा जाता है तो उसकी सुई डिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आ रही है, इस कारण जो है मैग्नेटिक कंपास की सुई डिफ्लेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आपके इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन, जब धारा को या करंट को स्विच ऑन किया जाता है थ्रू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट। तो क्या होता है, इस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इट हैंस वी सी डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल कीप नियर। इसीलिए हम किसी भी कंपास को, कोई भी जो है चुंबकीय कंपास है, उसको अगर हम इसके पास लेके आते हैं तो उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जब एक तार के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसलिए पास में रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप दिखाई देता है। अब आपका अगला प्रश्न है, will the compass needle shows deflection when the switch in the circuit shows by the figure is closed। यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में
स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी। यानी आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है, ये आपकी फिगर है और आपसे ये कहा गया है कि इस फिगर में जो आपका परिपथ दर्शाया गया है, इसमें जो स्विच है, ठीक है, जो स्विच है उसे अगर हम ऑफ कर दें, इस प्रकार से हम अगर ऑफ कर दें तो क्या जो मैग्नेटिक कंपास या चुंबकीय कंपास है इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, विक्षेप दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में जो स्विच है वो ऑफ की कंडीशन में है। स्विच किसकी कंडीशन में है, ऑफ की कंडीशन में है, स्विच ऑफ में है। तो जब स्विच ऑफ है तो क्या होता है, आपका परिपथ अधूरा है, ठीक है, आपका जो है परिपथ अधूरा होता है। तो परिपथ अधूरा होता है तो क्या होता है, फिर इससे करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है, फ्लो नहीं करता और आपका जो है मैग्नेटिक कंपास में आपको डिफ्लेक्शन शो नहीं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पे जो है आपके पास कहीं भी जो है विद्युत धारा का स्रोत नहीं, यानी इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करेगी ये आपको यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा है। तो अगर आप इसे स्विच ऑन भी करते हैं तभी भी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट का सोर्स ही नहीं है, विद्युत धारा का स्रोत ही नहीं, ठीक है। अब आपका जो सोल्यूशन है, आंसर जो है आपका कुछ इस प्रकार से है। नो, कंपास नीडल डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, यानी नहीं, जो कंपास नीडल है, चुंबकीय कंपास की या चुंबकीय जो आपका कंपास है उसकी जो सुई है वो किसी भी प्रकार का विक्षेपण या फिर डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रिएटेड अंटिल करंट इन द इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपके पास जो है आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया सर्किट को, तो जब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब तक जो है आपका जो वो तार है वो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न नहीं करेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। यानी मैग्नेटिक कंपास की सुई को डिफ्लेक्ट होने के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। और जब हम इसे जो है क्लोज कर देंगे, सर्किट को क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पे तो कोई भी करंट का सोर्स नहीं, आपके पास किसी भी प्रकार का सेल नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगी और जो आपका मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसकी जो सुई है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। नहीं, परिपथ बंद होने पर कंपास सुई विक्षेपण नहीं दिखाती है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक नहीं बनता जब तक परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो, यानी धारा की आवश्यकता होती है। किसी भी जो है वायर या कोई भी कंडक्टर है उससे जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए धारा की आवश्यकता होती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट है, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ अ सेल रिप्रेजेंट इट्स डैश टर्मिनल, यानी जो आपका सेल का चिन्ह होता है उसमें जो लंबी लाइन होती है वो कौन से टर्मिनल को शो करती है, कौन से टर्मिनल को दर्शाती है। अब आप ये जानते हैं जब भी हम सेल का चिन्ह बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक लाइन लंबी, एक लाइन छोटी, ठीक है। अब अगर हम लंबी लाइन की बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल से जुड़ी होती है, वहीं जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल या ऋण टर्मिनल को शो करती है। तो यानी इस सिंबल में, इस चिन्ह में जो लंबी लाइन है, ठीक है, जो लॉन्गर लाइन है वो किसे दर्शा रही है, वो जो है पॉजिटिव टर्मिनल या धन टर्मिनल को दर्शा रही है। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव। लॉन्गर लाइन
इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी सेल के चिन्ह पर लंबी लाइन धन टर्मिनल को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आपका अगला प्रश्न है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ डैश। 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन कहलाता है। कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन कहलाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सेल जब एक साथ आपस में इस प्रकार से जोड़े जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसको क्या कहा जाता है? आप ये जानते हैं जब भी हम सेलों का संयोजन करते हैं तो ताकि ये सेल कंबाइन करके काम करे, इसलिए हम पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संयोजन करते हैं। और जब हम सेलों का संयोजन करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल एक साथ जोड़ते हैं, तो ये क्या दर्शाता है? ये एक बैटरी बन जाता है। यानी 2 या 2 से अधिक सेलों का जो संयोजन होता है वो बैटरी कहलाता है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। अब आपका अगला स्टेटमेंट है, व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश। जैसे ही रूम हीटर का हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम रूम हीटर का स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, या करंट का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब आप ये जानते हैं कि जो रूम हीटर होता है उसका उपयोग क्या होता है? कमरे को गर्म करना। ठीक है, कमरे को गर्म करना। तो यहाँ पे क्या होता है? हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखते हैं, यानी करंट जो है आपके रूम हीटर से पास होती है, उसका जो एलिमेंट है वो धीरे धीरे करके गर्म होता है, लाल होता है और फिर ऊष्मा देता है, यानी हीट देता है। यानी जैसे ही हम रूम हीटर के जो करंट है उसका स्विच ऑन करेंगे तो जो रूम हीटर है वो क्या देगा? हीट, यानी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यानी व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूसेस हीट। यानी जब हम रूम हीटर का स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोड्यूसेस हीट। अब आपका अगला प्रश्न है, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वह सुरक्षा युक्ति, ठीक है, या सेफ्टी या सुरक्षा के लिए यूज करने वाली का आप सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं ऐसा डिवाइस, ठीक है, ऐसा डिवाइस जिसका आप सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं और जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है, ऐसे सेफ्टी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो आप ये जानते हैं कि आपके जो घर होते हैं, घरों में जो है अगर आपके क्या लगे होते हैं? स्विच लगे होते हैं। ठीक है, स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड के आगे आपके फ्यूज लगे, ठीक है, फ्यूज लगे होते हैं। तो जो ये फ्यूज होते हैं ये क्या करते हैं? अगर कभी जो है आपके घरों में ज्यादा विद्युत धारा या ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये क्या करता है? ये जो वो स्विच जो ये फ्यूज होता है, ठीक है, जो वो फ्यूज होता है उसे जला देता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिससे क्या होता है? परिपथ टूट जाता है और जो ज्यादा विद्युत धारा है वो परिपथ से प्रवाहित नहीं हो पाती, जिससे आपके जो घरों के अप्लायंसेस हैं, जो भी घरों में अप्लायंसेस हैं वो जलते नहीं हैं, वो जलने से बच जाते हैं। ठीक है, तो हम सुरक्षा के लिए यहाँ पे किसका उपयोग करें? फ्यूज का। और फ्यूज किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? वो क्या करता है? जैसे ही ज्यादा धारा प्रवाहित होती है गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, गलनांक उसका क्या होता है? कैसा होता है? उसका गलनांक कम होता है, ठीक है, जिस कारण वो पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस के तरह कार्य करता है और किसके ऊपर निर्भर करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ, तो ये जो है आपका सेफ्टी डिवाइस ये क्या है? फ्यूज है। ठीक है,
आप यहाँ पे लिखेंगे फ्यूज। तो इसे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो है मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इफ इट इज फॉल्स। यानी आपको T मार्क करना है अगर स्टेटमेंट सही है और F मार्क करना है अगर स्टेटमेंट गलत है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। क्या 2 सेलों को बैटरी बनाने के लिए पहले सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए? पहले सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। अगर आपको बैटरी बनानी है तो पहले सेल का ऋण दूसरे सेल के ऋण को आपस में जोड़ना चाहिए। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, जब हम बैटरी के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या होता है बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का समायोजन, ठीक है, समायोजन। तो बेसिकली जब हम सेलों के समायोजन की बात करते हैं, यानी हम सेलों को क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं ताकि वो बैटरी की तरह कार्य करे। अगर हम बैटरी को नेगेटिव टर्मिनल, यानी पहले का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल को आपस में जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो छोटी लाइन है, सेल के सिंबल में जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो कॉम्बिनेशन गलत हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सेल है वो बैटरी की तरह कार्य करे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव और दूसरे सेल के पॉजिटिव को तीसरे सेल के नेगेटिव से इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा, तभी वो एक बैटरी की तरह कार्य करेगा। यानी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि किसी भी 2 सेलों को बैटरी बनाने के लिए आपको पहले सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ना है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी फॉल्स है। यानी जो आपका पहला स्टेटमेंट है उसका जो आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 बैटरी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। When the electric current through the fuse exceed a certain limit, the fuse wire melt and break. जब भी विद्युत धारा ज्यादा हो जाती है, अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो फ्यूज की जो तार होती है वो गल जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है और वो सर्किट को या परिपथ को तोड़ देता है। तो क्या ये सही है? आप ये जानते हैं कि हम फ्यूज का उपयोग एज अ सेफ्टी डिवाइस करते हैं, सुरक्षा युक्ति के रूप में करते हैं, और ये आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के ऊपर कार्य करता है। हम ये जानते हैं कि जो फ्यूज होता है, फ्यूज का जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो क्या होता है, जैसे ही धारा उससे प्रवाहित हो जाती है, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, अगर वो ज्यादा है तो वो क्या हो जाता है? वो गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, जिस कारण वो सर्किट को ब्रेक कर देता है और आपके जो घरों में अप्लायंसेस हैं वो जलने से बच जाते हैं, आपके घर को नुकसान होने से बच जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कही गई है, when the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks, तो ये क्या है? ये बिल्कुल सही है, यानी ट्रू है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक जो है कूड़े का ढेर है और उसमें से आपको प्लास्टिक के बैग, ठीक है, उन्हें अलग करना है, तो क्या आप इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक का उपयोग करेंगे? क्या आप इसके लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करेंगे?
तो अगर हम विद्युत चुंबक की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, तो आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो तब मैग्नेट या चुंबक की तरह कार्य करता है जब उससे धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा रुक जाती है तो वो चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता। और आप ये जानते हैं कि जो चुंबक होता है वो सिर्फ जो है, जो आपकी मैग्नेटिक मटेरियल होती है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन्हीं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके की जो धातु होती है उन्हें ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक या रबड़ की चीजों को नहीं। तो अगर आपको किसी कूड़े के ढेर से प्लास्टिक को अलग करना है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, नो बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब प्लास्टिक जो है वो कैसा सब्सटेंस है, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार के चुंबकीय गुण नहीं है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, नो बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू गेट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, हेंस मैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट प्लास्टिक। इसलिए हम चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते प्लास्टिक के बैग को अलग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार के चुंबकीय गुण नहीं है, तो जब आप मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके पास रखेंगे तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इसके माध्यम से या विद्युत चुंबक के माध्यम से प्लास्टिक के बैग्स जो हैं उनको वो कूड़े के ढेर से अलग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, an electrician is carrying out some repair in your house. He want to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reason for your responses. आपके घरों में जो है रिपेयर का काम चल रहा है और जो इलेक्ट्रीशियन है वो क्या चाहता है, वो आपका जो फ्यूज है उसको एक जो है तार के पीस से रिप्लेस करना चाहता है। तो क्या आप एग्री होंगे, क्या आप सहमत होंगे? अगर नहीं होंगे तो आपको रीजन दें, अगर होंगे तभी भी आपको रीजन दें। अब आप ये जानते हैं कि फ्यूज में जो तार का उपयोग किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी जैसे ही एक लिमिट से जो है करंट एक्सीड करता है तो वो गल जाता है और सर्किट को तोड़ देता है। अगर आप इसकी जगह कोई नॉर्मल तार लगाएंगे, कोई भी एक छोटा तार का टुकड़ा लगाएंगे, तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो वो गलेगा नहीं और वो धारा को आगे प्रवाहित होने देगा, जिस कारण आपके जो घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, कोई भी सामान है, वो जल सकता है। ठीक है, जल सकता है। इसलिए क्या जो है आप जो तार है नॉर्मल तार का आप उपयोग नहीं कर सकते। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि अगर जो है फ्यूज का उपयोग किया जाएगा तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर तरीके की तार होगी जो कि एकदम से गल जाएगी जैसे ही करंट जो है धारा की एक लिमिट को एक्सीड करे। तो इस तरीके से अगर कोई एक इलेक्ट्रीशियन आपको ये कहता है कि मैं आपके घरों में रिपेयर कर रहा हूँ और आपका जो फ्यूज है उसको अगर मैं एक नॉर्मल तार से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक नॉर्मल तार है वो जैसे ही करंट बढ़ेगा वो गलेगा नहीं, वो धारा को आगे प्रवाहित होने दे। ठीक है, तो इसलिए आप क्या हो सकता है, आपके घरों में नुकसान पहुंच सकता है, चीजें जल सकती हैं, तो इसलिए आप इस चीज के लिए राजी नहीं हो। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है, इट इज नॉट अ वाइज आइडिया टू रिप्लेस फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। यानी ये कोई एक अच्छा आइडिया नहीं है कि आप फ्यूज को एक तार के टुकड़े से रिप्लेस करें, एज इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो आपका फ्यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक कम होता है, यानी वो कम धारा में ही जो है या कम टेम्परेचर में ही वो गल जाता है। इन केस ऑफ अ मेटल पीस मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। अब अगर हम नॉर्मल मेटल का पीस लें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो ज्यादा होता है, एंड द सर्किट विल बी इंटैक्ट इन केस देयर इज ओवरलोड और ओवरहीट। तो क्या होगा, सर्किट आपका वैसा का वैसा ही रहेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा अगर ज्यादा धारा बहती है या ज्यादा लोड होता है। ठीक है, इसलिए आप जो है
आप जो है इस चीज का जो है बिल्कुल सहमत नहीं होंगे कि आप फ्यूज की जगह एक तार का टुकड़ा लगाएं। अब आपका अगला प्रश्न है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर shown in figure, a switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Juveda in identify the possible defect in the circuit. यानी जुवेदा ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया सेल होल्डर की मदद से, जो कि आपको फिगर में दिया, सेल होल्डर, स्विच और बल्ब की मदद से। तो क्या हुआ, जब वो स्विच ऑन करती है तो बल्ब ग्लो नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको जुवेदा की हेल्प करनी है कि उसका जो सर्किट है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, जब वो स्विच ऑन करती है तो उसका सर्किट काम क्यों नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको जो है इस क्वेश्चन को होमवर्क से करके आना है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और नोट डाउन भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।